वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो ये है कि जब मैं स्कूल से आता था अराउंड 2 बजे, तो तब दादी सो रहे होते थे, तो मैं ट्राई करता था कि मैं सब कुछ बहुत धीरे धीरे करूँ। लाइक मैं गेट भी खोल के अंदर जाता था तो बहुत धीरे जाता था, मैं कुछ खाने भी जाता था तो भी बहुत धीरे से खाता था, मैं टीवी भी बहुत कम वॉल्यूम पे चलाता था, क्योंकि मैं चाहता था कि दादाजी उठे ना, क्योंकि अगर वो उठ गए तो वो मुझे पढ़ाने लग जाएंगे। तो कई बार ऐसा हुआ था कि 3:15 हो गए, 3:20 हो गए और दादाजी नहीं उठे थे, तो मुझे लगता था कि यस, आज तो मैं फाइनली खेलने जा सकता हूँ। पर उसी टाइम दादाजी पीछे से आ जाते थे और बोलते थे बेटा कॉपी निकाल और अपन पढ़ना स्टार्ट करते। उस टाइम पे तो बहुत ऐसा लगता था कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इतना क्यों कर रहा हूँ ये सब। लेकिन अब उन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। एक चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं आज जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ और आगे लाइफ में कहीं भी रहूँगा, जहाँ पर भी रहूँगा, वो मेरे दादाजी की वजह से। उनका मेरी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो किसी और का है ही नहीं। उन्होंने मुझे मोल्ड किया है, मैं जहाँ पे भी जाऊँगा मैं दादाजी की वजह से ही जा पाऊँगा। एक और चीज़ जो मुझे लगती है मेरे दादाजी के बारे में इज़ लाइक कि गॉड डजंट मेक मैन लाइक हिम एनी मोर। लाइक इतने पंक्चुअल, इतने रूल्स से बंधे हुए, इतने रूल्स को फॉलो करते हुए, इतने आइडियल और इतने अचीवमेंट्स वाले, आई हैव नेवर सीन समवन लाइक हिम लाइक इन माई लाइफ। और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं देख पाऊँगा कभी किसी को। ही वॉज अ परफेक्ट आइडियल मैन। और अगर मैं अपनी लाइफ में 10% भी उनका हो पाया तो मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। आई रियली मिस माई दादाजी, क्योंकि मैं जब कॉलेज से घर भी जाता था तो मुझे एक ऐसा एल्डरली फिगर मिलता था वहाँ पे जिनसे मैं बात कर सकता था। मुझसे पूछते थे कि बेटा कॉलेज में क्या चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है। मेरी मूवीज़ देखते थे वो, एंड सब बताते थे कि हम भी ये करते थे, हम भी वो करते थे, लेकिन अब वो नहीं होगा। आई रियली मिस माई दादाजी एंड आई रियली लव हिम फॉर एवरीथिंग विच ही हैज़ डन फॉर मी। आई रियली मिस। आदरणीय काका साहब के जीवन से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। काका साहब को सादर नमन, श्रद्धांजलि। वे हमारे परिवार के लिए प्रेरक थे। वे एक जीनियस व्यक्ति थे और मेरा सौभाग्य ये रहा कि मेरा बचपन उनके साथ बीता, उनके सानिध्य में बीता। वे मेरे काका तो थे ही, लेकिन उससे बढ़कर मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक थे। मेरे होने में उनका बहुत कुछ योगदान रहा, जो कुछ मैं आज हूँ। और सच तो ये है कि जब मैं देवास में रहता था तो ज़्यादातर लोग मुझे उनका बड़ा बेटा ही मानते थे। मुझे बताना पड़ता था कि मैं उनका भतीजा हूँ और उनके बड़े भाई का लड़का हूँ। साहित्य, कला के जो संस्कार उन्होंने दिए, जो बीज बचपन में उनके सानिध्य में मेरे भीतर आए, वो मेरे जीवन को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण है। वे ऐसे महान व्यक्ति थे जो बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे और कला के मर्मज्ञ भी थे। उन्होंने अपने आप को सदैव पीछे रखा और अपने शिष्यों को, अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने में, उनको सफलता दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे बहुत अच्छे चित्रकार थे और मैंने उनके बारे में बहुत सी बातें मेरी पुस्तक फ्लैशबैक में लिखी है। आदरणीय काका साहब, मेरे छोटे दादाजी, ये कितना अद्भुत और चकित कर देने वाला एहसास है जब आप पाते हैं कि जीवन के चुनौतियों से भरे अंधेरे रास्तों में आपके लिए हमेशा हल्की सी रोशनी मौजूद होती है, जो लगातार आपको सही रास्ता दिखाती रहती है। यह वही रोशनी है जो बचपन से हमें पोषित करती आई है। हमारे बड़ों के विचार, उनकी नसीहतें, कभी कहानियों के माध्यम से तो कभी खुद के आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। हम सौभाग्यशाली हैं, काका साहब ने वो सारी सामग्री हमें मुहैया करा दी है जिससे कि हम सही जज्बे के साथ हमारा जीवन बिता सकेंगे। काका साहब के जाने से हम सबके बीच में एक खालीपन जरूर हुआ है, पर उनकी जीवन यात्रा से यह भी प्रेरणा मिलती है कि जरूरी नहीं जीवन का अंत हमेशा विलाप लिए हुए हो। जब जीवन के हर पल को कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ जिया जाता है तो उस जीवन यात्रा का हर हाल में उत्सव मनाया जाता है। आदरणीय काका साहब,
आप हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सादर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम धीरज वर्मा है और मैं फ़िलहाल नोएडा में फैल्कन ऑटोटेक नाम की एक कंपनी में डायरेक्टर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हूँ। सर से पढ़ने का सौभाग्य मुझे 2005-2006 में प्राप्त हुआ, जब मैं क्लास 9th और 10th के लिए सर के पास कोचिंग के लिए आया था। सर के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी याद आती हैं। उनमें से एक चीज़ है जो बहुत ख़ास तौर से मुझे याद है अभी भी। मेरा ऐसा मानना है कि माँ सरस्वती की कृपा जिन लोगों पर होती है वो शिक्षा के साथ साथ कला के क्षेत्र में भी आगे होते हैं, और सर इस बात का एक जीता जागता उदाहरण थे। जब वो हमें शीट्स बना के देते थे, पहली बात तो वो अपनी सारी शीट्स को हाथ से लिखते थे, वो कंप्यूटर प्रिंटेड शीट्स का यूज़ नहीं करते थे, और हाथ से लिखने के बाद भी वो उन शीट्स में जो नंबर्स बनाते थे उन नंबर्स के आसपास एक बाउंड्री बना के उस बाउंड्री को अलग से स्केच पेन से 2 साइड से डार्क कर देते थे, जिससे कि वो नंबर हमें एक 3D ब्लॉक की तरह दिखाई दे। इससे वो सारी शीट्स बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। ये बारीकी मुझे और किसी शिक्षक में या और किसी व्यक्ति में उसके बाद अपने जीवन में तो दिखाई नहीं दी, और ये एक चीज़ है जो उनको बहुत अलग बनाती थी। ये इस बात को साबित करती थी कि जिन लोगों पर माँ सरस्वती की कृपा होती है, चूंकि माँ सरस्वती शिक्षा के साथ साथ कला की भी देवी हैं, वो अच्छे शिक्षक, अच्छे एजुकेशनिस्ट के होने के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी होते हैं। मेरे जीवन में जितनी भी उपलब्धियां उन 2 सालों के बाद हुई, उन सभी में मैं सर का एक बहुत बहुत बड़ा योगदान मानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी एक मजबूत नींव रखी। मैं यही चाहता हूं कि सर ने जो चीज़ें हमें सिखाई हैं, उन शिक्षाओं के माध्यम से हमारे अंदर और हमारे बच्चों और हमारे स्टूडेंट्स के अंदर सर हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहें। धन्यवाद। बहुत कम ऐसे खुशनसीब इंसान होते हैं जिसके पिता और गुरु एक ही हो। उन में से मैं एक हूँ। मैंने अपने पापा से काफ़ी कुछ सीखा है। एक उनकी आदत के हर कोई बात, हर कोई काम लिखना, लिख कर याद रखना और प्रतिदिन के टास्क निर्धारित करना। पापा हमेशा एक लाइन बोलते थे, बेटा सिग्नेचर करना तो सबको आता है, लेकिन जो सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदल दे वही लाइफ का असली हीरो होता है। रियली पापा, वी आर मिसिंग यू। मेरे दादाजी दुनिया के लिए वो एक बहुत बड़े फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्वान थे। मेरे लिए वो मेरे कहानीकार थे। जब एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाता है तो हर स्टूडेंट उसको अपने अलग ग्रास्पिंग पावर से अंडरस्टैंड करता है। जब वही इंसान कक्षा में आपका गुरु है और घर पे आपके दादाजी है तो उसका अलग ही मैजिक होता है। उन्होंने मेरे 10th के फिज़िक्स और केमिस्ट्री को रट्टा नहीं रोमांच बना दिया था। उनके कारण मेरे बेसिक्स इतने क्लियर हैं। ऐसी छोटी छोटी यादें हैं जो उनके बारे में मुझे बहुत याद है, जैसे मेरी उंगली पकड़कर बचपन में मुझे स्कूल छोड़ने जाना। अब वो मैं सोचती हूँ, वो स्कूल के गेट से लेकर दादाजी तक की जो दूरी थी वो मेरे लिए ज़िंदगी का एक सफ़र बन गई। उनके वॉशरूम में जाती थी, उनके पास परफ्यूम्स का बहुत अच्छा कलेक्शन था। मैं सोचती थी क्या मैं उनकी तरह महकूंगी तो उनकी तरह बन जाऊंगी। वो डायरी एंट्री करते थे, हर काम को डायरी में लिखते थे। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था उनमें। उन्होंने परसीवरेंस से अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया फ्रॉम स्क्रैच। घर की एक नींव रखी जिस घर में हम लोग रह रहे हैं। उनकी आवाज़ में बहुत बुलंदी थी, उनके विचार बहुत थॉट प्रोवोकिंग थे। वो ओवरऑल एक लेजेंड थे जिससे हमें एवरीडे बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखने मिलता था।
मुझे आज भी याद है कि वो ओल्ड एज में भी बहुत फंकी टी शर्ट्स और ब्राइट कलर की लुंगीज़ और हमेशा टिप टॉप और रोज़ शेव करना, ये सब उनकी क्वालिटीज़ थी। उनके जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर उनका आधा भी या 10% भी हम लोग मेंटेन कर पाए उनकी जो आदतें हैं, तो मैं मानूंगी कि उनकी लेगेसी सुरक्षित है। और उनके जीवन से मैं यही सीखना चाहती हूँ कि जीवन को सिर्फ जिया नहीं जाता, उसे कला की तरह रचा जाता है। वील मिस यू दादा जी। दादाजी ने मुझे 10वीं में पढ़ाया था, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कुछ उनकी काफ़ी यूनिक बातें थी उनमें। वो जो हमें शीट्स देते थे वो सारे उनके क्वेश्चंस यूनिक होते थे, हमें कहीं नहीं मिलते थे, तो उन्हें सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता था। और दादाजी की एक यूनिक आदत ये थी कि वो हर चीज़ को स्टोरी से समझाते थे, और जो कंसेप्ट वो जो होता है वो स्टोरी के साथ हमारे जहन में बैठ जाता था। और काफ़ी अच्छा लगा था दादाजी के से पढ़ के। आई वॉज लकी टू बी वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स। और मुझे याद है कि शादी के बाद जब भी मैं और मेरी वाइफ आते थे घर पे, तो दादाजी मेरी वाइफ को हंसमुख बहू बुलाते थे। मुझे काफ़ी खुशी होती थी जब दादाजी उसे देखकर उससे इतनी बातें करते थे, और उनकी शक्ल पे वो मुस्कान अपनी वाइफ को देखकर, उसे देख के अलग से ही खुशी और संतुष्टि। मैंने अपने दादाजी को कभी देखा नहीं बचपन से, तो जब शादी के बाद मैं दादाजी से मिली तो मुझे एहसास हुआ कि लाइफ में दादाजी का होना क्या होता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं शादी के बाद कोटा से देवास गई और मेरा वहाँ पे गृह प्रवेश हुआ, तो दादाजी के फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। जब भी मैं देवास से बैंगलोर वापस आती और मेरी दादी से बात होती, तो दादी हमेशा एक ही बात बोलती कि बेटा दादाजी बहुत याद करते हैं तुम्हें। और हमेशा उन्होंने मेरा नाम एक्चुअली हंसमुख बहू डाल रखा था, पता नहीं क्यों, शायद मैं बहुत ज़्यादा हंसती रहती हूँ, तो उन्होंने मेरा नाम हंसमुख बहू डाल रखा था। और अभी पूरे परिवार में मुझे सब हंसमुख बहू के नाम से ही जानते हैं, तो उनसे ये नाम पाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो दादी हमेशा ये बोलती थी कि दादाजी बहुत याद करते हैं, और हमेशा ये पूछते हैं कि अब कब आएगी हंसमुख बहू। तो शादी के सिर्फ 2 साल में मुझे इतना अपनापन मिल पाना, अपना इतना प्यार मिल पाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। दादाजी के साथ मैंने बहुत लंबा टाइम नहीं स्पेंड किया, लेकिन उनकी बातें, उनकी हर एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ के, वो हम सबके साथ रहेंगे। दादाजी हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मैं उन छात्रों की वन ऑफ द यंगेस्ट बैचेस में से था जिन्हें सर से पढ़ने का सौभाग्य मिला। 2012-2013 में 10वीं में सर का स्टूडेंट रहा। मैथ्स और साइंस, खास करके फिज़िक्स में आज भी जो मेरा इंटरेस्ट है, उसकी नींव रखने का बहुत बड़ा श्रेय सर को जाता है। उनके पढ़ाने की जो यूनिक शैली थी और जो इंटरेस्ट वो पढ़ाने में लेते थे, जैसे कि उनकी हैंड रिटन शीट्स और टेस्ट पेपर्स और एक खुद से बनाई हुई बुकलेट जो अपने हर छात्र को देते थे, और उसमें उनके जो कैरिकेचर्स होते थे, वो उनसे पढ़ने के एक्सपीरियंस को बहुत ही यादगार बनाती हैं। और उनके बाद जो भी मेरे शिक्षक रहे, उनके लिए सर डेफिनेटली सेट द बार वेरी हाई। भले ही अब इस भौतिक संसार में वो हमारे बीच नहीं रहे, पर मेरा मानना है कि अपने विद्यार्थियों की प्रेरणा के रूप में और अपने कलाकृतियों के ज़रिए सर हमारे बीच आगे भी रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्रद्धेय श्री यतीश कानूनगो सर की। 70 के दशक में जब कक्षा 8वीं पास करके नारायण विद्या मंदिर नंबर 1 में प्रवेश लिया था, तो अपने समय के कई दिग्गज विद्वान अध्यापकों से सामना हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्हीं में से एक थे यतीश कानूनगो जी। 5-6 विषयों में MA, PhD, LLB किए हुए इस अध्यापक से पढ़कर आज जो कुछ भी सीखा है उस पर हमें गर्व है। यतीश जी न सिर्फ अपने विषय के एक अच्छे शिक्षक थे, वे
एक अच्छे व्यंग्यकार, एक अच्छे साहित्यकार और एक चित्रकार भी थे। मेरी पहली पुस्तक शिखर की ओर की समीक्षा एक विद्वान गुरुजन द्वारा जिस तरह से लिखकर एक नवोदित लेखक को की हौसला अफजाई उन्होंने की थी, वो हमेशा याद है। जब भी उनसे मुलाकात होती उनका स्नेह हमेशा मिलता रहता। उनका हमारे बीच से जाना एक युग का जाना है। मैं मोहन वर्मा अपनी ओर से श्रद्धेय श्री कानूनगो साहब को सादर नमन करता हूं और आदरांजलि देता हूं। धन्यवाद। मुझे ज्ञात हुआ कि हमारे देवास के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, साहित्यकार, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता यतीश कानून जी का दुखद निधन हो गया है। निश्चित रूप से देवास के लिए अपूर्णीय क्षति है। स्वर्गीय यतीश कानूनगो जी एक शिक्षाविद नहीं थे, अपितु गणित के टीचर होने के बावजूद उनका हिंदी में और साहित्य में जो रुचि थी वो बहुत कम बिरले लोगों को मिलती है। मुझे सर ने, चूंकि मेरे पिताजी के मित्र थे, सर ने मुझे बचपन में पढ़ाया। निश्चित रूप से उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन दिया, आज मेरे तरक्की में सर का भी योगदान है। मैं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, सभी साथियों की ओर से उनके इस दुखद निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनको स्वर्ग में उचित स्थान दे। और आज इस देवास में अपूर्णीय क्षति हुई है, उसको हमारे स्वर्गीय कानूनगो परिवार को और हम सब लोगों को ढांढस दे। ओम शांति शांति। मैं विजय श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रिंसिपल, उत्कृष्ट विद्यालय देवास। मित्रों, एक अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थी के मन में यह विश्वास जगा दे कि वह भी कर सकता है। He too can do it। वह विद्यार्थी की सुख क्षमता को थपथपा कर जागृत कर देता है। विद्यार्थी को उठने, खड़े होने, चलने और फिर दौड़ने की ताकत भी देता है और हौसला भी देता है। आदरणीय कानूनगो सर ने मुझे वही हौसला और वही ताकत दिया जब मैं एक कमजोर विद्यार्थी के रूप में 1964 में कक्षा 9वीं में उनके संपर्क में आया और अगले वर्ष भी रहा। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सर के कारण ही मैं एक ठीक ठाक विद्यार्थी और बाद में एक ठीक ठाक शिक्षक बन सका। मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। वे एक परिपूर्ण शिक्षक थे और एक शिक्षक के रूप में उन्होंने समाज को उससे ज्यादा ही दिया है जितना एक शिक्षक दे सकता है। वे दैहिक रूप से आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हजारों विद्यार्थियों के संस्कारों में, उनके व्यक्तित्व में और उनकी कार्य कौशल में वे हमेशा प्रतिबिंबित होते रहेंगे। थैंक यू। नमस्ते। मैं दिनेश कानूनगो दादा भाई की स्मृति में पहले तो सबसे पहले उन्हें नमन। दादा भाई की स्मृति में क्या इतनी सारी स्मृतियां हैं, किस किस को याद रखें, किसे भूलें। मेरे लिए दादा भाई एक आदर्श कलाकार थे। बहुत छोटेपन में उनकी बनाई हुई सरस्वती की पेंटिंग अक्सर मैं देखा करता था। लकड़ी के ऊपर जब वो कटिंग का काम करते थे, अद्भुत काम, तो सामने लकड़ी के बैठे बैठे जब अद्भुत शेप आते थे, तरह तरह के शेप बनते थे, मैं और ब्रजेश जी दो ही आनंदित होते रहते थे उससे। बेहद खूबसूरत उन्होंने लैंप बनाया था। आदमी खड़ा हुआ, सिर पे उसके लैंप रखा हुआ। तो जब भी याद करता हूँ तो मन खुश हो जाता है। कितनी बढ़िया कलाकृति थी उसकी। एक समर्पित एवं गंभीर शिक्षक तथा साथ ही साथ एक अच्छे लेखक, कार्टूनिस्ट और व्यंग्यकार के रूप में सर की छवि
मुझ जैसे कई लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक और साथ ही साथ उत्प्रेरक जैसी थी। वे अपने व्यवसाय के प्रति जितने समर्पित थे, उतने ही अपने रचनात्मक कार्यों के प्रति भी उनका जो ललक या उनका समर्पण वो देखने को मिलता था। एकलव्य की गतिविधियां, साक्षरता अभियान जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में उन्हें बहुत निकटता से काम करते देखा और बहुत कुछ चुपचाप सीखता भी रहा। उनकी स्मृति को मेरा हार्दिक नमन। आदरणीय यतीश कानूनगो सर एक सुयोग्य शिक्षक, एक शिक्षा शास्त्री, एक सजग पाठक और एक श्रेष्ठ कार्टूनिस्ट थे। उनका नाम और उनकी प्रसिद्धि कुछ ऐसी थी कि उन्हें पढ़ाते हुए देखने कई बार उनकी क्लास के बाहर से गुजरा, बल्कि 3 बार तो उनकी क्लास में पीछे अनधिकृत रूप से जाकर बैठ भी गया था। उनकी इस ख्याति और विद्यार्थियों के बीच की जो लोकप्रियता थी, इस कारण से उनके कई समकालीन शिक्षक उनसे बहुत ईर्ष्या भी रखते थे और उनके क्लास के विद्यार्थियों को, विशेषकर उनके यहाँ जो ट्यूशन जाते थे, उनको मानसिक रूप से कई बार प्रताड़ित भी किया करते थे। वे जिस तरह से पढ़ाते थे वो विद्यार्थियों के दिल में उतर जाता था। यानी खुद को एक शिक्षक से अधिक उन्होंने गुरु के रूप में स्थापित कर लिया था। बाद में पाठक मंच से जब मैं जुड़ा तो मैंने देखा कि वे एक सजग पाठक और समीक्षक भी हैं। स्वयं भी एक उत्कृष्ट व्यंग्यकार वे तो थे ही। उनका एक व्यंग्य मुझे अभी तक याद है, जिसमें उन्होंने किसी वीआईपी के निधन पर उसके शव को तिरंगे में लपेटने और उसकी अंत्येष्टि के बाद तिरंगे का क्या होता है, इस विषय पर कुछ रोचक प्रश्न उठाए थे। मेरा सौभाग्य है कि मेरी प्रकाशित तीनों पुस्तकों की उन्होंने सटीक समीक्षा की थी। सर, आप सदियों तक मेरे जैसे प्रशंसकों की, विद्यार्थियों की स्मृति में सदा बसे रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं कानूनगो सर को सादर श्रद्धांजलि और बच्चन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमको ये अपनी स्मृतियाँ साझा करने का अवसर प्रदान किया। अब मैं सर को सर बोलूँ या अंकल बोलूँ यह असमंजस रहता है, क्योंकि हमारे पापा भी टीचर थे और उन लोगों का एक क्लोज फैमिली ग्रुप था। सो ये फैमिली ग्रुप में 4-5 और फैमिली थी जो लोग वीकेंड पे गेट टुगेदर होता था अलग अलग जगहों पे। उसका एक वाक़या यहाँ मैं साझा करना चाहता हूँ। वो बहुत क्रिस्टल क्लियर मुझे याद आता है। एक गेट टुगेदर पे कानूनगो सर ने नया टेप रिकॉर्डर लिया था। सो उस टेप रिकॉर्डर में का उपयोग करते हुए सबको अपनी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना थी उस मशीन से सुनने के लिए। जब आंटी जी का अवसर आया, बच्चन की मम्मी का, तो उन्होंने एक लाइन गाने की सुनाई। वो लाइन सुन के सब लोग बहुत हंसे और वो कई महीनों तक उसमें याद कर करके सब हंसते थे। वो गाने की लाइन मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये लाइन थी, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा कर गया। तो ये सुन के सब लोग काफ़ी हंसते रहे, काफ़ी दिनों तक उसका याद करते रहे।